बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग गोल्जी बॉडी की बात कर लिए थे। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम की बात करेंगे। लाइसोसोम की बात करते बच्चे तो इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल या सुसाइडल बैग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्यों बोला जाता है ये आगे के सेक्शन में हम लोग को देखने को मिलेगा, है ना। सबसे पहली बात आती है कि सर ये कैसा ऑर्गेनल्स होगा, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होगा या नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स होगा। तो आप बताएंगे कि सर ये तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स होता है। तो बात आती है किस में प्रेजेंट रहेगा। भाई बच्चे आपको बताए थे कि जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स हैं सब कहां पे प्रेजेंट रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहते हैं। तो लाइसोसोम किस में प्रेजेंट रहेगा, लाइसोसोम इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। प्लांट सेल में इसका नंबर वेरी करता है। अब लाइसोसोम के अंदर बच्चे यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम को हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तोड़ने वाला एंजाइम है। जैसे सबसे पहला एंजाइम हमारे पास दिया हुआ है बच्चे लाइपेज। अगर लाइपेज की बात कीजिएगा तो लाइपेज किसको तोड़ने का काम करता है, लिपिड को तोड़ने का काम करता है। ये बच्चे लिपिड को तोड़ देगा। अगले पॉइंट में आ जाइएगा, अगर हम बात करते हैं प्रोटीएजेस की तो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम क्या बोल लीजिएगा, प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस बोल दिए। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे, अगर हम बात कर लेते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेजेस की बात कर लेते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेजेस की बात कीजिएगा तो ये किसको तोड़ेगा बच्चे, ये तोड़ देगा कार्बोहाइड्रेट को, है ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते बच्चे, अगला बात करते हैं न्यूक्लिएजेस की। तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ दिया, डीएनए को या आरएनए को तोड़ दिया। न्यूक्लिक एसिड करने का मतलब डीएनए बोल सकते हैं, आरएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात कीजिएगा या राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात कीजिएगा, किसका पॉलीमर है, तो न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर है। बोल लीजिएगा यहाँ पे, जैसे हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजिनस बेस, इसके अलावा दिख रहा है राइबोज शुगर, इसके अलावा दिख रहा है फॉस्फेट। ये तीनों मिलके क्या बना रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड। और कई इस तरह के कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड मिलके एक यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेंगे न्यूक्लिक एसिड का। सो न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डन। तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ दे रहा है न्यूक्लियोटाइड में, क्या बोल लीजिएगा, न्यूक्लियस। कार्बोहाइड्रेट को, पॉलीसेक्राइड को तोड़ दे रहा है मोनोसेक्राइड में, क्या बोल लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेजेस। प्रोटीन को तोड़ दे रहा है अमाइनो एसिड में, क्या बोल लीजिएगा, प्रोटीएजेस। लिपिड को तोड़ दे रहा है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, क्या बोल लीजिएगा, लाइपेजेस। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या सबसे ज्यादा लाइसोसोम का नंबर कहां पे देखने को मिलता है, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में। भाई सर बताएं, दोनों के दोनों सेल में देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, दोनों में देखने को मिलेगा। लेकिन नंबर ज्यादा हाई किस में होगा, मान लिए कि एनिमल सेल में है। अगर एनिमल सेल में है तो कौन से सेल में लाइसोसोम का नंबर सबसे ज्यादा हाई दिखेगा, तो जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, पैथोजन से बचाने का काम करता है। जैसे आपके बॉडी में कभी कोई वायरस का अटैक हुआ, कोई बैक्टीरिया का अटैक हुआ, तो उस समय आपके बॉडी का WBC एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट करके सारे के सारे वायरसेस को, बैक्टीरिया को ट्रैप करके मार देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है। तो WBC में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या बोल लीजिएगा लाइसोसोम का नंबर क्या होगा, हाई। सो इन ह्यूमंस WBC हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइसोसोम या मैक्सिमम प्रेजेंट इन, सॉरी, अगर WBC की बात की है तो ह्यूमन में सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या बोल लीजिएगा लाइसोसोम का नंबर कहां पे देखने को मिलेगा, तो अब बोल लीजिएगा ये आपको WBC में देखने को मिल रहा है। लेकिन हम पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड की बात किए, पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या लाइसोसोम का नंबर कहां पे दिखेगा, फंगस में। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं फंगस में सबसे ज्यादा हाई दिखेगा, क्योंकि बच्चे इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। जो फूड का न्यूट्रिशन का मोड है वो है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अपने बॉडी से मान लीजिए यहां पे कोई सब्सटेंस था, ये फंगस आया, है ना, ये फंगस आया, यहाँ पे फंगस आया, इस तरह का फंगस का माइसीलियम बना हुआ है। ये फंगस क्या करेगा, अपने बॉडी के द्वारा समवॉट सब्सटेंस सेक्रेट करेगा। अब बोल लीजिएगा यहाँ पे कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेक्रेट कर रहा है और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये सब्सटेंस को डिग्रेड करवाएगा, हाइड्रोलाइज करवाएगा, तोड़ देगा और तोड़ने के बाद इसको
अपने बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको अपने बॉडी के द्वारा बोल लीजिएगा एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जो सड़े गले चीजों पे अपना खाना लेता है, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोल लीजिएगा, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फंगस में सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसलिए इसमें लाइसोसोम का नंबर क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लाइसोसोम की बात कर लिए। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स होते ही नहीं है। लाइसोसोम कैसा है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड या नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड? सर अभी तो आप बताएं कैसा होता है, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स होता है। अगर ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स है तो बताइए प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा या एब्सेंट? ये एब्सेंट होगा ऑब्वियसली। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स कहां पे होता है, तो यूकैरियोटिक सेल में है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट हो जाएगा। तो भाई कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो काम करेगा ना लाइसोसोम के जैसा। तो ये आपको बैक्टीरियल सेल दिख रहा था, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको बैक्टीरियल सेल देखने को मिल रहा था, ये हम ले लेते हैं यहां से बैक्टीरियल सेल बना लेते हैं, ये बैक्टीरियल सेल दिख रहा है ना। अब इस बैक्टीरियल सेल की बात की जगह यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, ये बैक्टीरियल सेल देखने को मिल रहा था। ये अंदर वाले स्ट्रक्चर को बोल लीजिएगा यहाँ पे, इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पे आप बोल दीजिएगा सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोल दिए, डन। उसके बाद फिर आ जाइएगा, ये बाहर वाले स्ट्रक्चर को क्या बोल लीजिएगा, सेल वॉल, यहां पे इसको बोल दिए सेल वॉल, है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चे, बीच में जो ये स्पेस बच गया जिसको मैं कलर कर रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो स्पेस बच गया, इस स्पेस का नाम क्या दे दीजिएगा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये हो गया यहां का पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात कीजिएगा तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये किसके जैसा काम करेगा, लाइसोसोम के जैसा। ऑरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन सेम काम कर रहा है। ऐसे सेल ऑर्गेनल्स के लिए टर्म क्या यूज कीजिएगा, एनालोगस, है ना, सो लिखिएगा। बट पेरीप्लाज्मिक स्पेस एक्ट एज लाइसोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्या हम लाइसोसोम को बोल सकते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम, या आप बोल सकते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, स्पेस एनालोगस टू लाइसोसोम। पेरीप्लाज्मिक स्पेस को बोल दिए क्या, एनालोगस टू लाइसोसोम, डन। अब एनालोगस कहने का टर्म का मतलब क्या हुआ, एनालोगस का मतलब आप बोल सकते हैं यहां पे, एनालोगस का मतलब हो जाएगा बच्चे, ऑरिजिन डिफरेंट रहा हो, ऑरिजिन डिफरेंट, और क्या बोल लीजिएगा, फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है, ऑरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम, टर्म का यूज कर लीजिएगा एनालोगस। सर होमोलोगस कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ऑरिजिन सेम रहा फंक्शन डिफरेंट हो गया, क्या बोल लीजिएगा, होमोलोगस। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे, लाइसोसोम की बात कीजिएगा तो क्या बता दिए, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन आरबीसी में तो नहीं होता, ना न्यूक्लियस होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना यहाँ पे लाइसोसोम होगा। लार्जेस्ट साइज ऑफ लाइसोसोम इज प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी। सबसे ज्यादा अमाउंट और सबसे बड़े साइज का लाइसोसोम आपको कहां पे देखने को मिलेगा, डब्ल्यूबीसी में। मैक्सिमम प्रेजेंट इन फंगस, बता ही चुके, फंगस में सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसलिए फंगस में सबसे ज्यादा लाइसोसोम का नंबर देखने को मिलेगा। एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बोल लीजिएगा, एब्सेंट होता है, बट पेरीप्लाज्मिक स्पेस एक्ट एज लाइसोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये बोल लीजिएगा। लाइसोसोम जो है इसका फंक्शन प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कर रहा होगा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इसलिए पेरीप्लाज्मिक स्पेस को क्या बोल दिए थे, एनालोगस टू लाइसोसोम। अब टाइप ऑफ लाइसोसोम की बात करते हैं, दो तरह का या तीन तरह का लाइसोसोम आपको देखने को मिलेगा। पहला हो गया यहां पे प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरे की बात कर लीजिएगा सेकेंडरी लाइसोसोम, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा टर्सरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम।
प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और क्या बोल लीजिएगा, टर्सरी लाइसोसोम। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम की। वैसा लाइसोसोम जो अभी अभी बना ही है ना, अगर अभी अभी जस्ट बना है तो इसके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कैसे होंगे, इनएक्टिव होंगे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनएक्टिव है, कहने का मतलब सर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव कब रहेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए एसिडिक। जब तक एसिडिक कंडीशन नहीं आएगा तब तक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं अभी ये नया नया बना है, क्या बोल लीजिएगा, न्यूली फॉर्म्ड, न्यूली फॉर्म्ड, अभी लाइसोसोम जस्ट बना ही है ना। इसके पीएच की बात कर लीजिएगा तो यहां पे पीएच कितना देखने को मिलेगा, न्यूट्रल पीएच 7 देखने को मिलेगा, है ना। वैसा लाइसोसोम जहां पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनएक्टिव है, तो यहां पे लिख देता हूं इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कैसा हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। क्या बोल लीजिएगा, प्राइमरी लाइसोसोम अभी नया नया बना है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनएक्टिव है, क्यों, क्योंकि पीएच यहां पे कितना दिखा है, 7 दिखा है। अब मान लीजिए किसी भी तरह से लाइसोसोम का अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाए, सर किस तरह से होगा, मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, पहले आप बात को सुनिए। अगर बात करते हैं किसी भी तरह से प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हो गया, एसिडिक, और एसिडिक एनवायरनमेंट जैसे ही हुआ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही एक्टिवेट हो गया तो इसका नाम क्या दे दीजिएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब लाइसोसोम जिस चीजों को डाइजेस्ट करना था डाइजेस्ट कर गया, लेकिन हर चीजों को डाइजेस्ट कर लेगा ये कंपलसरी है क्या, नहीं। तो अगर लाइसोसोम के अंदर रेसिड्यूअल बॉडी कुछ बच जाए तो इसका नाम क्या दे दीजिएगा, रेसिड्यूअल लाइसोसोम। क्या नाम दे दीजिएगा, रेसिड्यूअल लाइसोसोम, और उसी का नाम क्या देते हैं, टर्सरी लाइसोसोम, या इसी को बोल दिए रेसिड्यूअल लाइसोसोम, या बोल लीजिएगा इसी को टर्सरी लाइसोसोम। डन, रेसिड्यूअल लाइसोसोम बोल दिए या टर्सरी लाइसोसोम बोल दिए। अब डायग्राम के रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे रेसिड्यूअल लाइसोसोम और कैसे टर्सरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, या कैसे प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है। जैसे आप देखिएगा बच्चे, यहां पे एक सेल आपको दिख रहा है ना, यहां पे एक सेल हम लोग को दिख रहा है, ये सेल हम लोग को दिख रहा है, ये सेल दिख रहा था, ठीक है। अब इस सेल की बात कीजिएगा, ये सेल के अंदर आपको कुछ सब्सटेंस दिख रहा था पहले से, ये छोटा सा, ये आपको लाइसोसोम दिख रहा था छोटा सा, और लाइसोसोम पहले से जो था ये लिख दे रहा हूं लाइसोसोम, है ना, इसका नाम दे दे रहा हूं बच्चे लाइसोसोम हो गया। अभी लाइसोसोम जो था ये कैसा था, प्राइमरी लाइसोसोम था, है ना, प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। अब इसके अंदर इस वेसाइकल से होते हुए कुछ फूड पार्टिकल अंदर की ओर आ जाता है, इस वेसाइकल से होते हुए कुछ फूड पार्टिकल आ गया। अब इस फूड पार्टिकल, जो वेसाइकल से होते हुए फूड पार्टिकल अंदर की ओर आ रहा है, जब ये वेसाइकल्स के फॉर्म में आगे की ओर आ जाएगा, वेसाइकल्स ये बन के आ गया, है ना, जब ये वेसाइकल्स बन के आ गया तो इसका नाम क्या दे दिए, फैगोसोम, है ना, इसका नाम दे दिए फैगोसोम, फैगोसोम नाम दे दिए। अब सुनिएगा, अब इसको सिग्नल मिल गया, सेल को सिग्नल मिल गया, भाई तुम्हारे लिए डाइजेशन के लिए सब्सटेंस ला दिए, चीजों को डाइजेस्ट करो। जैसे ही फैगोसोम आएगा यहां पे, तो फैगोसोम से आके कौन मैच करेगा, फैगोसोम से यहां पे आके मिलेगा कौन, ध्यान दीजिएगा इधर, फैगोसोम से आके मिल गया कौन, यहां पे प्राइमरी लाइसोसोम आके अटैच हो गया। जैसे ही फैगोसोम से प्राइमरी लाइसोसोम अटैच होगा तो यहां पे क्या होना शुरू होगा, फैगोसोम से अगर प्राइमरी लाइसोसोम आके मिला तो यहां पे एटीपेज पंप, है ना, या बोल लीजिएगा प्रोटॉन पंप, H+ पंप, है ना, प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो जाएगा। तो खूब सारे H+ आयन को लेके चला गया कहां पे, ये लेके चला गया कहां पे, बोल लीजिएगा साइटोप्लाज्म। ये सेल का साइटोप्लाज्म दिख रहा था, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये आपको दिख रहा था लाइसोसोम, लाइसोसोम। क्या हुआ,
जैसे ही फैगोसोम से आके अटैच हुआ कौन, प्राइमरी लाइसोसोम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉन पंप, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। प्रोटॉन पंप के एक्टिवेशन के बाद आपको क्या दिखेगा, प्रोटॉन पंप के एक्टिवेशन के बाद खूब सारे साइटोप्लाज्म से, है ना, साइटोप्लाज्म से खूब सारे H+ आयन को लेके जाया जाएगा कहां पे, लाइसोसोम के अंदर, है ना, लाइसोसोम के अंदर लेके जाया गया H+ आयन को एनर्जी खर्च करके, यहां पे एटीपी खर्च किया जा रहा है और बदले में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है किसका, ये बदले में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है हाइड्रोजन आयन का। अब लाइसोसोम के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, एसिडिक, इंटरनल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एसिडिक, इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया एसिडिक। अगर इंटरनल एनवायरनमेंट एसिडिक हो गया तो लाइसोसोमल एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम या एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, है ना। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का एक्टिवेशन हो गया, अब चीजें क्या होंगी, डाइजेशन होगा। जब ये एक्टिवेट हो गया तब से इस लाइसोसोम को क्या नाम दे दीजिएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या नाम दीजिएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर से बोल रहा हूं, प्राइमरी लाइसोसोम से आके फैगोसोम मिला और फैगोसोम मिलने के बाद यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट हो गया तो इसका नाम दे दीजिएगा क्या, सेकेंडरी लाइसोसोम। डन, आगे की ओर बढ़ते बच्चे, सेकेंडरी लाइसोसोम की बात हो गई। टर्सरी लाइसोसोम कुछ है नहीं। टर्सरी लाइसोसोम, अगर लाइसोसोम के अंदर चीजें डाइजेस्ट हुई है लेकिन कुछ रिमेनिंग बच गया है, अगर रिमेनिंग बच गया है तो इसको नाम क्या दीजिएगा, रेसिड्यूअल लाइसोसोम या टर्सरी लाइसोसोम। तो बच्चे हम लोग बात कर रहे थे हेट्रोफैगी की, है ना। तो पहला टर्म हमारे पास हेट्रोफैगी आता है बच्चे। हेट्रोफैगी कहने का मतलब क्या होता है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपको सेल दिख रहा है ना, सेल दिख रहा है, सेल के अंदर ये लाइसोसोम था, लाइसोसोम का काम क्या था, डाइजेशन करना। अगर लाइसोसोम सेल के बाहर वाले कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर रहा है, फिर से बोल रहा हूं, वापस सुनिएगा, अगर सेल का लाइसोसोम सेल के बाहर वाले कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर रहा है, इसका नाम दे दीजिएगा हेट्रोफैगी। डन, सेल अपने ही डेड और डिकेड या जिसको रिप्लेस करना है या डेड हो चुका है उस सेल ऑर्गेनल्स का डाइजेशन कर रहा है, उस प्रोटीनेशियस सब्सटेंस का डाइजेशन कर रहा है, क्या बोल लीजिएगा, ऑटोफैगी। टर्म एक बार रीड कर देता हूं, इफ लाइसोसोम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, है ना बच्चे, लिखिएगा इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस। अगर लाइसोसोम हेल्प करता है किसका डाइजेशन में, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा हेट्रोफैगी। अगले पॉइंट पे आइएगा बच्चे, ऑटोफैगी। इफ लाइसोसोम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस, सेल के अंदर जो कंपोनेंट है, सर कौन सा कंपोनेंट को ऐसे ही डाइजेस्ट कर देगा, बच्चे जिसको रिप्लेस करना है, जो डेड हो चुका है, जिसका कोई काम नहीं है, उसको रिप्लेस करने की बारी आ रही है, हटाने की बारी आ रही है, तो इसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, इसको क्या बोल लीजिएगा, इसको बोल लीजिएगा ऑटोफैगी, है ना। अब लाइसोसोम जो है ना बच्चे, लाइसोसोम का शेप बड़ा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है ना, इसलिए आप इसको क्या बोल लीजिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स। लाइसोसोम को क्या बोल लीजिएगा, बहुत ज्यादा, पॉली कहने का मतलब अलग अलग, मॉर्फिक कहने का मतलब शेप एंड साइज, मॉर्फोलॉजी, है ना। पॉली कहने का मतलब क्या बता दे बच्चे, बोल लीजिएगा सर मेनी होता है, पॉली कहने का मतलब मेनी हो गया, है ना। और मॉर्फिक कहने का मतलब क्या, अपीयरेंस, है ना, अपीयरेंस, अपीयरेंस हो गया। अगर प्लांट के सॉरी, अगर लाइसोसोम का शेप जो है बदलता जा रहा है, मॉर्फोलॉजी अलग अलग होता जा रहा है, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, पॉलीमॉर्फिक। तो यहां पे लाइसोसोम जो होता है बच्चे बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिक होता है ना। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अब सेल के सॉरी लाइसोसोम के फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन।
सेल के अंदर लेके कुछ चीजों को डाइजेस्ट किया जा रहा है, क्या बोल लीजिएगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। चाहे सेल के बाहर का कंपोनेंट हो या सेल का खुद का कंपोनेंट हो, चाहे ऑटोफैगी हो चाहे हेट्रोफैगी हो, क्या बोल लीजिएगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जैसे यहां पे ऑटोफैगस और हेट्रोफैगस, है ना। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, ये बता चुका हूं बच्चे, डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल, क्या बोल लीजिएगा, हेट्रोफैगी। और अपने ही ओल्ड और डेड कंपोनेंट को, सेल ऑर्गेनेल्स को डिग्रेड किया जा रहा है, क्या बोल लीजिएगा, ऑटोफैगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात कीजिएगा तो दो तरह के सेल आपको देखने को मिलेंगे। बोन फॉर्मिंग सेल को बोल देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल, है ना, और बोन डिग्रेडिंग सेल को बोल देते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल, है ना। तो मान लीजिए कि यहां पे बोन जैसा कुछ स्ट्रक्चर निकल गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हाई हो गया है ना। बोल लीजिएगा कैल्शियम का डिपोजिशन हाई, कैल्शियम कार्बोनेट ना बोल के बोलिएगा, कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ता चला गया है ना। बोन का आउटग्रोथ हो गया, तो बोन का आउटग्रोथ हो जाने की वजह से क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिवेट होगा, अपने सेल से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेक्रेट करेगा। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसको डिग्रेड करेगा, है ना। ड्यूरिंग ऑस्टियोजेनेसिस लाइसोसोम ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट या बोन ईटिंग सेल डिसॉल्व अनवांटेड पार्ट ऑफ द बोन। जो चीजें ग्रोथ हो चुकी है उसको ये डिग्रेड करता है ना। तो आप क्या बोल लीजिएगा इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर लेके नहीं, सेल अपने सब्सटेंस को बाहर निकाल दे रहा है, वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। जैसे फंगस जो कुछ भी डाइजेस्टिव मटेरियल है बाहर की ओर निकाल दे रहा है, इस तरह के डाइजेशन को क्या बोल लीजिएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगला ऑटोलाइसिस। सारे सेल के अंदर जितने भी लाइसोसोम थे, एक बार सारे लाइसोसोम एक्टिवेट हो गए और इतना ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेट मिल गया उसको कि पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लिया, क्या बोल लीजिएगा, ऑटोलाइसिस, है ना। समटाइम्स ऑल लाइसोसोम ऑफ द सेल बर्स्ट टू डिसॉल्व द सेल कंप्लीटली, सो लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, सुसाइडल बैग। सारे के सारे लाइसोसोम एक ही बार एक्टिवेट हो गए और पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर दिए, सेल को डिग्रेड करवा दिए, इसका डेथ करवा दिया, क्या बोल लीजिएगा, ऑटोलाइसिस, है ना। ऑटोलाइसिस की वजह से इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है। तो मैं आपको शुरू में ही बोला था, लाइसोसोम को आप बार बार बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग, जो बात समझ में आई। अगले पॉइंट पे आइएगा बच्चे। तो ऑटोलाइसिस कब करने की जरूरत पड़ती है, इट अकर्स फॉर द रिमूवल ऑफ ओल्ड सेल। अब मान लीजिए सेल पूरा का पूरा बहुत लास्ट टाइम चल रहा है सेल का, बस हर सेल का लाइफ स्पैन होगा ना, पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिप्लेस होता चला जाता है। तो आप बोल लीजिएगा जब सेल पूरी तरह से ओल्ड हो चुका है, या जैसे हम हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट ज्वाइंटेड रहता है, ये बीच के रीजन के मसल्स पार्ट को डिग्रेड किए जाते हैं। तो इस समय क्या हो रहा होगा, ऑटोलाइसिस हो रहा होगा। सो आप क्या बोल लीजिएगा, रिमूवल ऑफ अनवांटेड ऑर्गन ऑफ द एम्ब्रियो। नेक्स्ट पॉइंट पे मेटामॉर्फोसिस के समय, मेटामॉर्फोसिस करने का मतलब लार्वल स्टेज का एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के समय भी क्या होगा, यहां पे आप बोल लीजिएगा ऑटोलाइसिस होगा, सेल का डिग्रेडेशन होगा। कैथेप्सिन ऑफ लाइसोसोम डाइजेस्ट द टेल ऑफ द टैडपोल ऑफ फ्रॉग। आप टैडपोल लार्वा की बात कीजिएगा तो उसमें टेल रीजन देखने को मिलता है, जबकि फ्रॉग में देखेंगे तो वो टेल रीजन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पे कौन सा एंजाइम है, बोल लीजिएगा कैथेप्सिन जो है लाइसोसोम में मिलता है और यही टैडपोल के टेल रीजन को डिग्रेड कर देता है। ये सारा क्वेश्चन में नहीं मिलना है, बस एक बात बताएं, एक बात समझाने की कोशिश कीजिए कि मेटामॉर्फोसिस के समय कैसे ऑर्गन को डिग्रेड किया जाता है, हटाया जाता है। ऑटोलाइसिस का एग्जाम्पल क्या होगा, तो वो आपका हो गया यहां पे। अब लाइसोसोम के फॉर्मेशन की बात कीजिएगा तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में सबसे पहला, लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, एंजाइम किसका बना होता है, पहले आप बात कर लेंगे यहां पे लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब एंजाइम की बात कीजिएगा बच्चे तो ये सारे के सारे एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर का। सारे के सारे एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर का, ये प्रोटीन का बना हुआ है।
अब प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कर रहा था सर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है? लेकिन आगे चलिएगा तो ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन किया जाता है कहां पे? गोल्गी बॉडी के अंदर, और पैक करके वेसिकल्स के रूप में रिलीज किया जाएगा और यही बाद में कन्वर्ट होगा लाइसोसोम में। तो हम बोल सकते हैं क्या पैकेजिंग में कौन हेल्प करता है? बोल लीजिएगा गोल्गी बॉडी। लाइसोसोमल मटेरियल का सिंथेसिस कौन किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको पैक करके मॉडिफाई करने का काम कौन किया? गोल्गी बॉडी। सर दोनों ऑप्शन मिल जाएगा तो किस पे प्रेफर करेंगे? आप गोल्गी बॉडी पे प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे पैकेजिंग करने की बात आ रही है, मॉडिफिकेशन करने की बात आ रही है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल्स आप क्या बोल लीजिएगा? मेम्ब्रेन बॉन्डेड या नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड? तो बोलिएगा सर ये तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स है, तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स नहीं होगा क्या? सर वहां पे वैक्यूल्स के बदले टर्म यूज करेंगे इंक्लूजन बॉडी। क्या टर्म यूज करेंगे? इंक्लूजन बॉडी। तो सर वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होगा या नहीं? नहीं बच्चे, वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होगा। आपको शुरू में ही मैं बताऊं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स जो है ना, वो सिर्फ किस में मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल में। और जितने भी प्रोकैरियोट हैं सारे में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स क्या होगा? एब्सेंट। तो यहां पे बात कर लेते हैं वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स क्या बोल लीजिएगा? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। तो सर क्या ये सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलेगा? एनिमल्स में भी देखने को मिल सकता है, साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होगा या हो सकता है टोटली एब्सेंट हो। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन परमानेंट सेल। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कीजिएगा तो वैक्यूल्स वहां पे नहीं होगा, अभी नया नया सेल बना है, क्या स्टोरेज करेगा वो? तो सर वैक्यूल्स का काम स्टोरेज होता है क्या? हाँ बच्चे, वैक्यूल्स का काम स्टोरेज होता है। जैसे जैसे सेल मैच्योर करता चला जाएगा स्टोरेज की जरूरत पड़ती जाएगी। वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज, वाटर का स्टोरेज, या बोल दीजिए फूड पार्टिकल का स्टोरेज। तो मैच्योरिटी आने के साथ साथ स्टोरेज वाला ऑर्गेनल्स बढ़ता चला जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं देखने को मिलेगा, या बहुत छोटा देखने को मिलेगा। और जैसे ही सेल मैच्योर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट होगा किसमें? परमानेंट टिश्यू में। जैसे ही परमानेंट टिश्यू में आया तो वैक्यूल्स यहां पे बढ़ना शुरू हो जाए। फुल्ली मैच्योर टिश्यू, वैक्यूल्स का साइज बहुत बड़ा दिखने लगेगा। सो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन परमानेंट सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं होगा। वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल। बता चुका हूं, अभी नया नया सेल बना ही है, लगातार डिवाइड करते जा रहा है। क्या स्टोरेज करेगा भाई? जब तक सेल में मैच्योरिटी नहीं आई तब तक स्टोरेज की बात नहीं होगी। इन एनिमल सेल इट इज जनरली एब्सेंट बट प्रेजेंट देन साइज इज वेरी स्मॉल। एनिमल सेल में तो आपको बता ही रहे बच्चे, बहुत ज्यादा छोटा हो सकता है या हो ही नहीं सकता है। अगले पॉइंट पे आ जाइए। अब काम क्या है? तो एक नाम है बच्चे यहां पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। ये कहां पे देखने को मिलता है? अमीबा में देखने को मिलता है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आपको एक्सट्रेशन में हेल्प करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। सर ऑस्मो रेगुलेशन कहने का मतलब है, टर्म को तोड़ दीजिए और देख लीजिए, ऑस्मोसिस को रेगुलेट करना। ना बहुत ज्यादा इंडोस्मोसिस हो, ना बहुत ज्यादा एक्सोस्मोसिस हो, ना सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी आए, ना सेल के अंदर से बहुत ज्यादा पानी बाहर जाए। कहने का मतलब डिहाइड्रेशन से बचा सकता है, या बोल लीजिएगा ब्रस्टिंग से बचा सकता है। कोलैप्स करने से या बोल लीजिएगा ब्रस्ट करने से कौन बचा सकता है? बोल लीजिएगा यहां पे वैक्यूल्स। और ऐसे वैक्यूल्स का नाम क्या देते हैं? जो ऑस्मोलिटी को मेंटेन करके रखता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, क्या नाम दीजिएगा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। और ये खास के आपको एक्सट्रेशन में भी हेल्प करता है। फूड वैक्यूल्स की बात कीजिएगा। इन मेनी सेल फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने की वजह से क्या बनेगा? यहाँ पे फूड वैक्यूल्स बनेगा। जैसे प्रोटिस्टा की बात करते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आपको फूड वैक्यूल्स देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया होगा बच्चे। माइटोकॉन्ड्रिया आपको अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे।